दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 10। ये मेहरुन्निसा ने आपके लिए भेजा है। क्या है इसमें? इसका सारा इश्तियाक पल में रुखसत हो गया। बाखुदा मैंने खोल कर नहीं देखा। हजार तजस्सुस के बावजूद शहरबानो शोखी से मुस्कुरा रही थी और वो एक सरसरी नज़र पैकेट पर डालकर कहने लगा, मेरी तरफ से इजाज़त है, बेशक खोल कर देख लो। उसके बाद मेहरुन्निसा को लौटाकर कहना कि इसे किसी ऐसे शख्स के लिए संभाल कर रखे जो उसकी कदर कर सके। भाई, शहरबानो का दिल अनजाने अंदेशों से कांप कर रह गया और वो फौरन उसके कमरे से निकल गया था। अम्मा जी आजकल सारा वक्त उमर के साथ लगी रहती थीं। उसे तेल की मालिश करना, फिर नहलाना, उसके बाद पाउडर, आँखों में भर भर सुरमा, फिर अपने पास ही सुला लेती। बस दूध के औकात में ही वो मेमूना भाभी के पास नज़र आता था और मेमूना भाभी बड़े आराम से थीं। इस वक्त किचन में उसके पास खड़ी कह रही थीं, मैंने तो सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं, इनकी परवरिश की तकलीफ़ तो मैं जानती ही नहीं। दुआएं दें अम्मा जी को। उसने खोलता हुआ पानी टी पॉट में डालते हुए कहा। अम्मा जी को दुआओं की क्या ज़रूरत है, अलबत्ता तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें अम्मा जी जैसी सास दे। मेमूना भाभी ने बड़े खुलूस से कहा, लीजिए, अगर मेरी किस्मत में सिरे से सास ही ना हो तब। उसने शरारत से कहा और मेमूना भाभी अपनी धुन में बोल गईं, क्यों ना हो, ज़रूर होगी। अब कह दीजिए भला, सास के बिना भी कोई ज़िंदगी है? बिल्कुल, अपने लिए तो मैं यही कहूँगी। पता है, इस्लामाबाद से सीमा का फ़ोन आया था। बहुत इसरार से अम्मा जी और अब्बा जी को बुला रही थी और मैं उस वक्त से ये सोचकर परेशान हूँ कि अगर अम्मा जी और अब्बा जी कुछ दिनों के लिए भी इस्लामाबाद चले गए तो हमारा क्या होगा। मेमूना भाभी ने सास ससुर की अहमियत का एतराफ़ करते हुए बताया तो वो बड़े आराम से बोली, फ़िक्र ना करें, हम भी साथ चलेंगे। हाँ, सारा घर जाएगा, यहीं तो खड़ा है इस्लामाबाद। अच्छा चलें, पहले चाय पी लें। वो ट्रे उठाकर बोली और मेमूना भाभी के साथ किचन से निकलकर अम्मा जी के कमरे में आई तो वहाँ अहमर और सोनिया अम्मा जी की गोद से उमर को लेने की ज़िद कर रहे थे और अम्मा जी इन्हें डांट रही थीं। क्यों तंग कर रहे हो अम्मा जी को, चलो भागो यहाँ से। मेमूना भाभी ने सख्ती से डांट कर दोनों को भगाया तो अम्मा जी उन पर नाराज़ होने लगीं। हाय दुल्हन, इस तरह डांटते हैं बच्चों को, देखो तो कैसे छोटा सा मुंह लेकर गए हैं। मेमूना भाभी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो कहे बगैर ना रह सकी। और जो आप डांट रही थी अम्मा जी, मैं कब डांट रही थी? खैर छोड़ें, चाय पिएं। वो ट्रे में कप सीधा करते हुए बोली। फिर चाय बनाकर पहले अम्मा जी फिर मेमूना भाभी को दी और अपना कप लेकर तख्त पर आराम से बैठ गई। तब एकदम नबील का ख्याल आने पर पूछने लगी, नबील नज़र नहीं आया, ऊपर है क्या? नहीं, बड़ी दुल्हन आज उसे अपने साथ ले गई हैं। अम्मा जी ने नागवारी के अंदाज में बताया तो उसने मज़ीद कुछ पूछने का इरादा तर्क कर दिया और कदरे तवक्कुफ से महज अम्मा जी को खुश करने की खातिर कहने लगी, अम्मा जी अब अदील भाई की शादी कर दें, घर की रौनक में इजाफा हो जाएगा। हाँ अम्मा जी, अब तो माशाल्लाह अदील अच्छी पोस्ट पर है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। मेमूना भाभी ने फ़ौरन उसकी तायीद करते हुए कहा, लेकिन अम्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जाने क्या सोचने लगीं। आपको पता है अदील भाई बाहर जाने का सोच रहे हैं, उसने कहा तो अम्मा जी चौंक कर पूछने लगीं, तुमसे किसने कहा? खुद अदील भाई ने, किसी जर्मन फर्म में अप्लाई कर रखा है उन्होंने। मुझसे कह रहे थे दुआ करो मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए तो फिर मैं जर्मनी चला जाऊंगा। आपको नहीं बताया उन्होंने? आखिर में उसने कुछ तअज्जुब से पूछा, फिर खुद ही कहने लगी, आप परेशान हो जाती हैं ना, इसलिए नहीं बताया होगा। हालांकि ये परेशानी की नहीं, खुशी की बात है। मेमूना भाभी कहते हुए अपनी जगह से उठी और ट्रे उठाकर कमरे से निकल गईं। भाभी ठीक कह रही हैं अम्मा जी। हाँ, तुम सब ठीक कहते हो, एक मैं ही गलत सोचती हूँ, अम्मा जी रंजीदा होकर बोली। इन्हें अफसोस इस बात का था कि अदील भाई ने इन्हें नहीं बताया था। वो अंदर ही अंदर पशेमान होने लगीं कि नाहक ये मौजू छेड़ा। फिर उनकी दिलजोई की खातिर उनके गले में बाजू डालकर बोलीं,
आप कभी गलत नहीं सोच सकती अम्मा जी। खैर छोड़ें इस किस्से को। अदील भाई की शादी की बात करें, कोई लड़की है आपकी नज़र में? हाँ, एक दो लड़कियां तो हैं नज़र में, लेकिन मैं सोच रही हूँ तुम इम्तिहानों से फारग हो जाओ, फिर तुम दोनों की एक साथ कहीं बात चलाऊंगी। अम्मा जी ने पुरसोच अंदाज में कहा तो वो कुछ ठिठक सी गई। बहुत धीरे से उनके गले में से बाजू खींचकर कदरे सिमट कर पीछे हटी तो नबीला भाभी की बात याद आई। तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ सारा पढ़ा लिखा चूल्हे में झोंकती हैं, देखना तुम्हारे साथ भी यही होगा। इधर इम्तिहानों से फारग हुई नहीं कि अम्मा जी तुम्हारी शादी की फिक्र में लग जाएंगी। अम्मा जी अब इसी मौजू पर बोल रही थीं। वो कुछ गायब दिमागी से सुनती रही, फिर इसी खामोशी से उनके पास से उठकर आ गई और उसी रात वो बहुत संजीदगी से नबीला भाभी की बातों को सोच रही थी, वरना इससे पहले वो बड़े आराम से नज़रअंदाज कर चुकी थी, क्योंकि नबीला भाभी खुद सरी हट धर्मी के बायस अपना वकार खो चुकी थीं। इसलिए ख्याल यही आता था कि जो औरत अपना घर नहीं बना पा रही वो दूसरों को क्या अच्छा सबक सिखाएगी। और अब उसे लग रहा था जैसे वो ठीक कह रही थीं। और उन्होंने ये भी तो कहा था कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का हक है और इस हक को ज़रूर इस्तेमाल करना। और जब वो अपने बारे में सोचने लगी तो उसका दिल अंदर ही अंदर ठहरने लगा कि हर सोच पर वो काबिज था जो उसके साथ दिन और वक्त तय कर गया था। गो कि वो जज्बाती लड़की नहीं थी, ना ही आइडियलिज्म पर यकीन रखती थी, लेकिन क्या करती के मुकाबिल शाह सिकंदर हयात आ गया था, जिसकी वजाहत में ऐसा सहर था कि अगर कहीं वो सरेराह नज़र आता तब भी शायद वो एक पल को ठहर कर उसे ज़रूर देखती। जबकि अब तो वो खुद चल कर आया था और मज़ीद रब्त बढ़ाने का ख्वाहिशमंद भी था। वो चाहती भी तो उसे नहीं रोक सकती थी, जिसे अब बहुत कोशिश के बावजूद उससे हटकर नहीं सोच पा रही थी। हालांकि अभी तक वो उसके लिए सवालिया निशान था, लेकिन जो कोई भी था, आसिया सलाहुद्दीन उससे मुतासिर हो चुकी थी और अपनी हर कोशिश में नाकामी के बाद बिलाखिर उसने हार मान ली। और नबीला भाभी की बातों की रोशनी में सोचते हुए उसने पहले ही कदम पर शाह सिकंदर हयात का हाथ थामने की ख्वाहिश को दबाया नहीं था। जैसा कि नबीला भाभी ने कहा था, मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करना, ज़रूर करना, लेकिन ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारी सलाहियतों का इतराफ़ करने के साथ इन्हें इस्तेमाल करने की तुम्हें पूरी आज़ादी दे। और ऐसा शख्स तुम्हारा हम पेशा ही हो सकता है। और नबीला भाभी की इस बात से इत्तेफाक करते हुए वो सोचने लगी कि अगर शाह सिकंदर हयात उसका हम पेशा नहीं है, तब भी वो पहले मुकाम पर उसे अपने इरादों से आगाह कर देगी, और अगर वो उसके लिए संजीदा हो तो फिर यकीनन उसकी मज़ीद तालीम और फिर प्रैक्टिस पर उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। यूँ अपने तौर पर वो सारे पहलुओं पर सोचकर इत्मीनान से हो गई थी। और जिस रोज़ शाह सिकंदर हयात को आना था, उस रोज़ पहली बार उसका ध्यान लेक्चर की बजाय इधर उधर भटकता रहा। कभी नज़रें खिड़की से बाहर और कभी घड़ी पर आ ठहरतीं, जिसकी सुइयां पीएम की हदूद में दाखिल हो चुकी थीं, और वो कस्तन खुद पर जबर किए बैठी थी। पीरियड ऑफ होने के बाद भी वो फ़ौरन बाहर नहीं निकली। पता नहीं उसकी आजमाइश मतलूब थी या अपनी। बहरहाल उसके तय किए हुए वक्त के पूरे 1 घंटे बाद वो बाहर निकल कर आई तो पहली नज़र उसी पर पड़ी, जो उसके स्टॉप से चंद कदम आगे अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। कुछ देर को वाकई वो बुरी तरह नर्वस हुई, लेकिन फिर बहुत जल्दी खुद पर काबू पाकर कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसके करीब पहुंचकर फ़ौरन माजरत करते हुए बोली,